तो और रफ्तार इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, ये एक बड़ी हेडलाइन आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़बानी। लेकिन मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मूड थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ऊपरी लेवल से बाजार फिर हल्का होता हुआ देखिए 18,100 के लेवल्स आ चुके हैं इस समय। अच्छी स्थिति ये है कि निफ्टी बैंक दरअसल मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बिगड़ जाता तो शायद हम 18,000 की तरफ भी फिसलते। याद रखिएगा कल सारे जानकार यही कह रहे थे 39,300 इंपॉर्टेंट है, वो होल्ड कर ले, उसके हम काफी ऊपर हैं। लेकिन ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ, यहाँ पर 350 पॉइंट तक की बढ़त थी। निफ्टी में 18,100 और उसके आगे अगला पड़ाव 18,000 का है, तो वो लेवल शायद आगे टेस्ट होने का डर है। और मिड कैप्स तो आज सुबह में रिकवरी दिखाने के बाद फिर बिकवाली की गिरफ्त में, अब 450 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स। और आप ध्यान दीजिएगा 2000 अंकों से ज्यादा, 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है मिड कैप इंडेक्स में इस हफ्ते भर में। तो देखते हैं अब इस समय की हाइलाइट्स क्या है, और गाबा साहब से पूछेंगे आज फ्राइडे के सत्र में ट्रेड क्या बनता है। देखिए नए शिखर को छूने के बाद फिर बाजार टूटता हुआ, निफ्टी 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे दरअसल 18,100 के लेवल्स आ चुके हैं। निफ्टी बैंक का सहारा है, लेकिन निफ्टी बैंक में भी तेजी से पोजीशंस ऊपरी लेवल से अनवाइंड होना शुरू हो चुकी हैं। अब सिर्फ 180 अंकों की ही बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप्स की धुलाई ज्यादा, 450 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इस समय देखने को मिला है मिड कैप इंडेक्स में। मेटल, टेक्नोलॉजी, फार्मा शेयरों में आज दबाव है। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ बढ़त देखने को मिली और वहां पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन स्थिति आपके लिए लेकर आएंगे सबसे 18,100 के नीचे निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और गाबा साहब को भी जोड़ते हैं। आप देखिए 18,100 के नीचे फिसलता हुआ 82 अंक नीचे निफ्टी आ चुका है। और निफ्टी बैंक में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर भी अब सिर्फ 180 अंकों की ही बढ़त रह गई है। आज डे हाई से हम काफी नीचे आए हैं, 40,400 के ऊपर निकला था इंडेक्स और अब 40,200 के आसपास, तो ऊपरी लेवल से काफी हल्का होता हुआ। गाबा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि तेज पोजीशंस अनवाइंड होती हुई कल तो उम्मीद थी और कि टर्न जो निफ्टी बैंक ने एक यू टर्न लिया था और तेजी दिखाई और आज 40,000 के ऊपर जो मेंटेन कर रहा है कि हम शायद 18,100 तक फिसलेंगे नहीं, लेकिन वो हो चुका है। अब चार्ट पर नई तस्वीर क्या खड़ी है, क्या उभर कर आ रही है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में एक डाइवर्जेंस है। निफ्टी में अपनों मिलाकर बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा मिला। अब सुबह से दोनों ही में बिकवाली देख रहे हैं, डाइवर्जन है लेकिन बिकवाली दोनों में है। पॉसिबल है कि 18,000 के आसपास जा सकता है, गुड पॉसिबिलिटी। अगर वहां जाता है तो वहां पर जरूर खरीदना चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक, एक दिन के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से वो जगह अच्छी है। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि थोड़ा और डिप हो तो खरीदारी का मौका रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सही है, बुरा नहीं है। 18,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 18,000 के करीब खरीदारी की जा सकती है। गाबा साहब कोई स्टॉक है या फिर कल जैसा ही मूड है, कुछ खास मिल नहीं रहा? एक्चुअली मिल नहीं रहा, बट फिर भी एक दो स्टॉक तो मिल ही जाते हैं। मुझे एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है, ये कल हमने बात की थी शायद 2 बजे के करीब। मुझे एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चांस है, वेरी गुड चांस, इट कैन गो टू 1540, वहां तक जाने की संभावना है और स्टॉप होगा 1460 का। तो एस्कॉर्ट्स में एक तेजी नजर आती है। और दूसरा है मेरे ख्याल से मुथूट फाइनेंस में भी तेजी है। इसका भी नजरिया 1 या 2 दिन का होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और आज का आज प्रॉफिट मिलेगा नहीं मुथूट में, ये भी पक्की है। 1560 का स्टॉप लगाइए, मंडे तक के लिए शायद मुनाफा मिलेगा इसमें। तो मुथूट फाइनेंस और एस्कॉर्ट्स, ये इस पर दोनों पे ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, और नजरिया 1 या 2 दिन का होना चाहिए। 1 से 2 दिनों का ट्रेड मुथूट फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स जैसे ट्रेड पर आप फोकस करें, लेकिन फेडरल बैंक आपके लिए लेकर आएंगे। कल इस पर एक तेजी का कॉल था, गाबा साहब ने 100 का टारगेट भी दिया था। मुनाफा आया है 460 करोड़ पर, अनुमान था 419 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा, बीट है, बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। ब्याज से आय के आंकड़े पर नजर डालिए, 1480 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, 1477 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो ये इनलाइन है कंपनी की ओर से। ब्याज से आय का आंकड़ा, प्रॉफिट बीट है। ग्रॉस एनपीए में थोड़ी
सी स्थिति बेहतर होती हुई 3.24% पर ग्रॉस एनपीए आया है वर्सेस 3.5%, ये अच्छा संकेत है। और नेट एनपीए भी थोड़ा सा ट्रिम हुआ है 1.23% से 1.12% के आसपास आता हुआ। लेकिन आज स्थिति मार्केट में इतनी बिगड़ी हुई है तो अच्छे नतीजों पर भी अच्छे स्टॉक्स की धुलाई हुई है और फेडरल बैंक में भी मुनाफा वसूली है कल की अच्छी खासी तेजी के बाद। कल जहां पर टारगेट 100 के आ रहे थे, आज पोजीशंस फिर से अनवाइंड होती हुई। चलिए आपको दिखाते हैं वो तमाम काउंटर्स जहां पर दरअसल प्रेशर बना है। आज कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा एक्टिव हैं? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, नतीजे वैसे आप देखें खासतौर से लोन ऑफ टेक डिसबर्सल्स के लिहाज से बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक्स की हो रही है धुलाई। कैनफिन होम्स 8% नीचे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% के गिरावट पर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी इसी को देखकर करीब 9.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो यहां पर बिकवाली का प्रेशर साफ तौर से है। इसके अलावा मेटल काउंटर्स की हालत खराब है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 3% गवा चुका है, नैल्को में 4.5% की तेजी, सेल टाटा मेटालिक्स में भी बिकवाली का ही दबाव आज के सत्र में फिर से बनता दिखाई दिया है। अब देखिए गिरने वाले स्टॉक्स, और ये सभी वो कंपनियां जिनके नतीजे आए हैं। इंडियन होटल परफॉर्मेंस बढ़िया था, 3% नीचे। एम्फेसिस का परफॉर्मेंस अच्छा था, मुनाफा वसूली 5% नीचे। इंडिया मार्ट ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस, स्टॉक की धुलाई होती हुई। और बायोकॉन के जेनरिक बिजनेस पर प्रेशर है, स्टॉक आज करीब 5% नीचे है। आगे किरण मजूमदार शॉ से डिटेल में बात करेंगे हम। इसके अलावा आप देखिए कुछ गेनर्स हैं। मुथूट फाइनेंस का जिक्र गाबा साहब ने किया, वो 4% ऊपर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी, टीवीएस मोटर का रिजल्ट अच्छा, ईवी के लिए अलग सब्सिडरी बनेगी, उसमें तेजी। और रियल्टी में ओबरॉय जैसे काउंटर्स हैं जहां पर कुछ गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो यह है फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट की चाल, और यह है स्थिति आपकी मिड कैप्स में जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान रखिएगा बाजार में हर टिक के साथ दरअसल प्रेशर बन रहा है। तो कुछ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर आपको थोड़ी सी सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन के नतीजे जाहिर तौर पर बाजार को पसंद नहीं आए हैं, स्टॉक नीचे है, करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिली। मुनाफे पर प्रेशर रहा दरअसल इस क्वार्टर में, 18% की गिरावट देखने को मिली है मुनाफे में। आय भले ही 5% बढ़ी है, 1840 करोड़ के आसपास आय आई। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, लेकिन दिक्कत कहां है? जेनेरिक कारोबार में दरअसल प्रेशर देखने को मिला, लेकिन बायोलॉजिक्स में इजाफा रहा है। अब हमारे साथ कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ हमारे जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट्स इनफैक्ट थम्स डाउन दे रहे हैं नंबर्स पर, जेनेरिक पर प्रेशर है, लेकिन बायोसिमिलर में मार्जिन्स मजबूत हैं, बिजनेस में ग्रोथ है। स्पेसिफिकली बायोसिमिलर बिजनेस, क्योंकि वहां पर आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, 38% के ऊपर के मार्जिन्स आपने दिखाए हैं। क्या ये ग्रोथ आगे कायम रहेगी और बेहतर कर पाएंगे? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेगमेंट से? हमने हमेशा समझा है कि हमारे जो बायोसिमिलर्स बिजनेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है हमारे लिए, और ये उसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। और हमें आशा है कि अभी फॉरवर्ड आपको अच्छी ग्रोथ देखने में आएगी। आपको तो पता है कि हमारी जो इंसुलिन ग्लार्जिन है उसके लिए हमें इंटरचेंजेबिलिटी स्टेटस भी हमें मिला है यूएस एफडीए की ओर से। और अभी कल हमें एक और न्यूज आई है कि एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स जो यूएस में सबसे बड़ी फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर गिना जाता है, उन्होंने हमारी जो बायोसिमिलर ग्लार्जिन सेम्गली है उन्होंने अपनी नेशनल प्रिफर्ड फॉर्मुलरी में इंक्लूड किया है इन ल्यू ऑफ लैंटस। तो ये बड़ी न्यूज है और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इंक्लूजन से हमें काफी मार्केट शेयर भी हो सकता है इन द इंसुलिन मार्केट। ओके, तो ये इनफैक्ट आपके लिए ऑफ कोर्स बड़ा बिजनेस है। अच्छा मैम, आपने ये सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी डील अनाउंस की है, किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? क्या वैक्सीन में एक बड़ा दबदबा रहेगा आगे चलकर बायोकॉन के लिए? तो ये अलायंस जो हमने अनाउंस की है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, इट इज अ एसेट लाइट अर्ली एक्सेस इनटू वैक्सीन्स मॉडल। तो उसमें तो हमें बहुत ही फायदा है, क्योंकि फ्रॉम H2 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फिस्कल
हमारी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस वैक्सीन से शुरू होगी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। आइंदा हमने 2 पार्टनर्स ने हमें अग्री किया है कि हम जॉइंट रिसर्च करके नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स भी डेवलप करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अब तो हम कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में हम ध्यान रखेंगे, लेकिन आइंदा हमें और भी वैक्सीन्स डेवलप करने में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और जैसे कि डेंगी, जैसे कि और भी मलेरिया और मस्कीटो बोर्न वायरसेस की डिजीजेस जो हमें चैलेंज कर रही हैं, वो वैक्सीन्स भी हमें मार्केट करने में आएगा। लेकिन फॉर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर तो ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन से ही काफी हमें फायदा होगा। मैम, बायोलॉजिक्स को लेकर आप काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही थी पहले। आपने कहा आपके लिए इंसुलिन, ऑफ कोर्स ग्लाजीन जैसे प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है और वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तो आपने $1 बिलियन रेवेन्यू का टारगेट दिया था, वो क्या ऑन ट्रैक है, उस पर क्या विजिबिलिटी बन रही है? एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या आप बायोलॉजिक्स के लिए एक अलग IPO और उसे डीमर्ज करने का प्लान बना रहे हैं? जी, तो we are committed to the IPO for Biocon Biologics in the near future. वो तो absolutely important commitment है। उसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि हमारे जो $1 बिलियन टारगेट जो हमने किए थे, of course it won't happen in FY22, but we believe with all the new business opportunities, including the new serum business, हमें आशा है कि we will hit that target sooner than later. मिस शॉ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स का IPO आएगा, $1 बिलियन के रेवेन्यू को अचीव करेंगे और वहीं पर देखिए ग्रोथ है। इनका जेनरिक बिजनेस UK और US जैसे मार्केट्स में थोड़ा सा लेकिन सफर कर रहा है। हालांकि स्टॉक 6% नीचे है आज। फेडरल बैंक के नंबर्स पर हमारी नजर गई थी ब्रेक से पहले, नतीजे अच्छे हैं और स्टॉक में भी निचले लेवल से रिकवरी आ रही है। देखिए डे लो से यहाँ पर करीब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला। कहाँ था स्टॉक और कहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है? अब पॉजिटिव टेरिटरी में अगर आए तो गाबा साहब से फिर रिविजिट करेंगे उस कॉल को जो 100 का टारगेट इन्होंने कल ही दिया था। वैसे वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनी कंट्रोल प्रो ने 4 लाख एक्टिव और पेड सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को छू लिया है। मनी कंट्रोल प्रो देश की सब दरअसल मिड कैप में दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। उल्टा हो चुका है एडवांस डिक्लाइन रेशियो का हाल। अब 1:2 एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा स्टॉक्स गिर रहे हैं। टावर कंपनियां लेकिन इस बीच इनको बड़ी राहत सरकार दे सकती है। सरकार ने कंपनियों को राइट ऑफ वे रूल्स में बदलाव कर एरियल फाइबर बिछाने की मंजूरी दे दी है। ज्यादा डिटेल्स हमारे टेलीकॉम स्पेशलिस्ट असीम मनचंदा के हाथ। असीम, बताइए इन नियमों में बदलाव से किस कंपनी को फायदा होगा और साथ ही साथ ये इनफैक्ट क्या कर सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए? देखिए, अभी देश में 6.5 लाख के आसपास मोबाइल टावर है, लेकिन इसमें से सिर्फ 33% की टावर है जो कि ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। तो सरकार ही चाहते हैं कि जब डाटा का कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो सारे के सारे टावर जो है वो फाइबर से जुड़े। तो इसके लिए सरकार ने राइट ऑफ वे रूल्स में बदलाव जो है वो किया है। जो कंपनियां हैं उनको एरियल फाइबर लगाने की मंजूरी जो है वो दी गई है। तो इससे जो कंपनियां हैं उनकी लागत जो है 10% जो है वो 90% के आसपास जो है वो कम होगी। खासतौर पे कि देश अब 5G की तैयारी जो है वो कर रहा है, तो 5G का रोल आउट करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि फाइबर के जरिए टावर को कनेक्ट करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। तो ये सरकार ने नए नियमों को नोटिफाई जो है वो कर दिया है। आने वाले दिनों में टेलीकॉम कंपनियां या जो टावर कंपनियां हैं वो इस नए नियमों के मुताबिक अपने टावर जो है वो लगा पाएंगी। तो खासतौर पर कि जो इस स्पेस में टेलीकॉम कंपनियां उनको फायदा होगा, इंडस टावर जो कंपनी है उसको इसका फायदा जो है नए नियमों का होगा। और को सबसे ज्यादा फायदा इंडस टावर आपके रेडार पर रहेगा और साथ ही साथ बाकी फायदा ऑफ कोर्स टेलीकॉम प्लेयर्स के भी हाथ लगता हुआ उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी। इंडस टावर आज करीब 1.5% नीचे है, लेकिन एक बार निफ्टी पर गाबा साहब से फिर राय ले लेते हैं। निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक गाबा साहब 40,200 के लेवल्स। कोई ऐसा सपोर्ट आपको दिख रहा है? कल हमने 39,300 का जिक्र किया था, आज के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा? 39,800।
और 39,700, ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है। निफ्टी बैंक अगर 39,700 800 के बीच में आता है तो वहां पर एक थमने की कोशिश कर सकता है, वहां पर बाइंग का भी एग्रेसिव बन सकता है, यस, फॉर नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन यहां पर नहीं। और इस बीच निफ्टी में कल का लो जो है वो दरअसल क्रैक हो चुका है 18,080। गावा साहब, ये कल का लो टूटना, ये तो साइन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली फ्राइडे भी है, इसीलिए शायद हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली अब तक बुरा नहीं है। खाली इतनी ही एक बात कल जो हमने देखी, निफ्टी भी अपमूव मिला था क्लोजिंग आवर्स में, बैंक निफ्टी को थोड़ा ज्यादा मिला था, तो करेक्शन तो होना है। तो आपके बयान से तो मुझे लग रहा है कि होप अभी भी है, शायद एक पुल बैक देखने को मिले सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ तो हो ही गया, आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में नजरें रहेंगी। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों की हाल क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है। और अब जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि अमित सेठ ने जो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड खड़ा किया था वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। 765 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एचडीएफसी बैंक में भी इन्होंने आज नया ट्रेड लिया, वहां पर भी प्रॉफिट बांध लिया है 1698 पर। इनका वैसे टारगेट 1760 का था। दूसरी तरफ बजाज ऑटो का ट्रेड इन्होंने बीच में दिया था, वहां पर भी एग्जिट कर लिया 3903 के लेवल्स पर। तो अमित सेठ ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो बुक कर लिया है और उसका फायदा देखिए रिटर्न्स में बनेगा। गौरव शर्मा ने जो एबी फैशन एंड रिटेल का ट्रेड दिया था उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 252 का, तो ये ट्रेड अब किसी काम का नहीं। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है रूपक डे के लिए 161 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब देखिए रिटर्न्स की क्या स्थिति है। अमित सेठ आगे हैं, 10% के रिटर्न्स हो गए इनके, लेकिन फिर गौरव शर्मा नेगेटिव रिटर्न्स में तेजी से स्लिप हुए हैं और करीब 6% की गिरावट रूपक डे के पोर्टफोलियो में। ये है फिलहाल आपके लिए ताजा स्थिति। अगर एक टर्न अराउंड आता है होपफुली कुछ कर पाएंगे हमारे जानकार, वरना स्थिति थोड़ी सी आज गंभीर ही लग रही है इस सेल ऑफ के बीच। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नो योर कंपनी में आज डिटेल बातचीत होगी एशियन पेंट के मैनेजमेंट से, समझेंगे